हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीकली अपडेट वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के न्यूज़पेपर्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट न्यूज़ दैट इज करंट अफेयर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो बाय अंडरस्टैंडिंग कौन से हम न्यूज़ जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो इन आर्ट एंड कल्चर सेक्शन टूटो, जो कि एक लैंग्वेज है, इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिक्शनरी जो है बनाई जा रही है जिसे टूटो शब्द संग्रह कहा जाएगा। सो वील डिस्कस दैट. Then we are going to discuss Project Udbhav, which is started by the Indian Army, ताकि rediscover किया जा सके Indic heritage of statecraft को, which is from ancient texts. So we are going to understand what is this project, what are the key highlights, and किन exploration methodology को ये follow करता है, वो सब समझेंगे. देन इन द एनवायरमेंट सेक्शन बालसेम्स, जिसे हम टच मी नॉट भी कहते हैं, वो न्यूज़पेपर्स में थे, तो समझेंगे ये क्या होते हैं, क्यों ये न्यूज़ में है, किस हैबिटेट को ये प्रेफर करते हैं, फीचर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके बारे में सब जानेंगे. देन द नेक्स्ट वाज क्लाइमेट चेंज हाइटन्स द ग्लोबल रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. कैसे क्लाइमेट चेंज जो है इन्फेक्शियस डिजीज को बढ़ावा दे रहा है, ये समझेंगे. क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्लाइमेट चेंज का, उसके ऊपर भी हम डिटेल में जानेंगे इस न्यूज़ में. Then the promote wheat seeds that are heat tolerant. ये सेंटर ने स्टेट्स को कहा है दैट ऐसा मद्देनजर रखते हुए कि क्लाइमेट सिचुएशंस क्या हो रहे हैं, रेनफॉल की सिचुएशंस क्या हैं, मॉनसून इस साल कैसा आया, उसके बाद सेंटर ने बोला है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप जो है व्हीट सीड्स वो प्रमोट करो जो हीट टॉलरेंट होते हैं. दैट मीन्स दे कैन टॉलरेट मोर हीट. So we are going to discuss what are these type of varieties of wheat and what the government has told the state governments. Now Bihar second tiger reserve, which has been said कि it will be established in your कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है नेक्स्ट टाइगर रिजर्व बिहार का बनाने की बात करी गई है, तो उसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है. कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा जानेंगे, कैमूर डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. Then in economy section we will talk about center softens the Indian tax rules. Indian tax rules में जो आपकी क्या चेंजेस आए हैं वो समझेंगे और क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए हैं वो भी समझेंगे. देन आपका जो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम है, इट वाज अगेन इन न्यूज़, तो वो समझेंगे कि ये स्कीम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी फाइनेंशियल एलोकेशन क्या है, स्टेक होल्डर्स कौन से हैं और रिव्यू ऑफ द स्कीम की बात क्यों की जा रही है वो भी हम डिटेल में समझेंगे. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, कैसे ये ऑपरेट करता है, क्या फीचर्स है, ये भी हम डिटेल में जानेंगे. देन इन गवर्नेंस सेक्शन वी विल टॉक अबाउट जो नए वंदे भारत ट्रेन्स जो हैं, 9 ट्रेन्स जो हैं वो स्टार्ट किए जा रहे हैं. दे आर गोइंग टू लिंक द रिलीजियस एंड टूरिस्ट साइट्स एंड ये जो है नए 9 रूट्स पे जो है रन करने वाले हैं, तो इसके बारे में जानेंगे. ये भी जानेंगे बेसिकली वंदे भारत ट्रेन्स होती क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, वो भी समझेंगे. सो इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शंस की अगर बात करें तो इसरो ने गगनयान मिशन से एसोसिएटेड जो इंजन है उसे टेस्ट किया है सक्सेसफुली. तो जानेंगे गगनयान मिशन क्या है, ये इंजन का टेस्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था एंड हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प अस, वो हम सब समझेंगे. देन इन रिपोर्ट एंड इंडेक्स सेक्शन इस बार 4 रिपोर्ट्स या इंडेक्सेस हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. पार्लियामेंट्री पैनल जो है एनईपी, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके ऊपर कुछ फाइंडिंग्स आई हैं, इश्यूज डिस्कस किए गए हैं, उस रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशंस एक्सेट्रा आई हैं वो हम डिटेल में जानेंगे. सो दिस न्यूज इज अबाउट दैट. देन ग्लोबल डिजिटल आईडीज के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, उसमें आधार से एसोसिएटेड जो लिमिटेशंस को दोबारा हाईलाइट किया गया है वो हम जानेंगे, जो कंसर्न्स रेज करी गई हैं उन्हें अच्छे से समझेंगे. देन एसटीज ट्रेल नॉन एसटीज इन 81 हेल्थ मेजर्स, ये एक 2021 का स्टडी है जहां पे 129 हेल्थ इंडिकेटर्स जो हैं वो इवेल्युएट किए गए थे और परफॉर्मेंस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है कंपेयर किया गया था. उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट है, तो उसके बारे में जानेंगे कि रिपोर्ट के क्या आउटकम्स हैं, क्या रिपोर्ट हाईलाइट करती है. देन अनदर रिपोर्ट विच वाज इन न्यूज़ वाज इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, जिसके तहत ये कहा गया है कि नंबर ऑफ ओल्ड एज पीपल जो है वो इंडिया में बढ़ रहे हैं. तो ट्रेंड क्या है, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे क्या असर है, जो पॉवर्टी है उसका क्या इससे लेना देना है, और यूएनएफपीए का क्या रोल है इसमें और यूएनएफपीए क्या है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से. So let's begin the video with the very first news, which is about your Toto. It is basically a language which is spoken about around by 1600 people and it is basically in the western Bengal parts, जो भूटान के साथ bordering areas है वहाँ ये ज़्यादा बोली जाती है. And Toto शब्द संग्रह बनाने की बात करी जा रही है जो कि एक डिक्शनरी है and it is going to help us revive this language. ये कुछ ऐसा लिपि दिखती है and this dictionary is a step towards preserving the language एंड अलाइव सो फार. अगर बात करें तो ये लैंग्वेज अभी तक सिर्फ ओरली बोली जाती थी एंड ऐसी कोई वोकैबुलरी अभी तक या डिक्शनरी ऐसी इस लैंग्वेज के लिए नहीं थी, तो ये एक एफर्ट
जैसा किया गया है कि इस लैंग्वेज को हम सिर्फ ओरली से हट के कैसे प्रिजर्व कर पाएंगे। नाउ बेसिकली इसमें होगा क्या, जो टू वर्ड्स हैं दे विल बी ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली एंड इंग्लिश एंड इट विल बी कंपोज्ड इन बंगाली स्क्रिप्ट। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट जो स्क्रिप्ट यूज होगी वो बंगाली होगी एंड ये कंसिडर करा जा रहा है इसमें कि टू जो स्क्रिप्ट होती है वो बहुत ज़्यादा नई नेसेंट स्टेज या नई स्टेज पे है बोल सकते हैं, एंड जो मेंबर्स ऑफ ट्राइब हैं वो ज़्यादा बंगाली स्क्रिप्ट से फेमिलियर है तो वो उसे बेटर समझ पाएंगे, इसीलिए बंगाली स्क्रिप्ट का जो है यूजेज किया जाएगा। Now this book or dictionary, the book why we are saying this is a book because इसमें सारी compilation होगी। So ये जो dictionary है it is historic in the sense that community does not have any collection of words or published primers। पहले इस लैंग्वेज में कोई पब्लिश्ड बोल सकते हैं बुक्स नहीं है, कोई कलेक्शन ऑफ वर्ड्स पहले नहीं है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर बात करें अक्टूबर 7 की, ये जो ट्राइलिंगुअल डिक्शनरी है, व्हाई वी आर सेइंग ट्राइलिंगुअल, जैसे कि मैंने बताया बंगाली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा टू वर्ड्स को, तो 3 लैंग्वेजेस एसोसिएटेड है इसीलिए इसे ट्राइलिंगुअल डिक्शनरी बोला गया है। इट विल बी रिलीज्ड ऑन अक्टूबर 7 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया में आजकल क्या देखा जा रहा है, बहुत सारी जो लैंग्वेजेस है या नॉलेज है वो अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो खोती जा रही है क्योंकि हम उन्हें प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी जो लैंग्वेजेस है उन्हें प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज टोटो। सो बेसिकली ये नियरली 1600 लोग ही बचे हैं जो वेस्टर्न बंगाल भूटान बॉर्डरिंग एरियाज है जो बोलते हैं, एंड इट इज अ सीनो तिब्बतन लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। जो ट्राइबल टू पीपल होते हैं वो इसे बोलते हैं और बंगाली स्क्रिप्ट में ये लिखी जाती है। अगर बात करें तो प्रोमिनेंट कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं धनीराम टूटू, उन्होंने ये स्क्रिप्ट डेवलप किया था रिसेंटली एज इन 2015 एंड बहुत सारे लोग जो हैं ईदर इसको बंगाली स्क्रिप्ट में लिखते हैं और राइट इन बंगाली लैंग्वेज, दैट मीन्स वो या तो स्क्रिप्ट बंगाली यूज करते हैं या फिर बंगाली लैंग्वेज ही यूज करते हैं। And a book by Padma Shri decorated Mr. Tutu titled Dhanu Totar Kathamala. It was also written in Bengali. So you should remember this name of the book because it is associated with this language. अगर हम इसकी बात करें जो टोटल लैंग्वेज है, it is considered critically endangered language. यूनेस्को ने इसे स्टेटस दिया है क्योंकि सिर्फ एस्टिमेट अगर जो लगाए तो 1000 लोग या 1000 से फ्यूअर लोग ये इसे बोलते हैं, अभी नंबर बड़ा है। So despite this status of endangered, many families within the Tutu community वो still इस लैंग्वेज को सिर्फ घर पे यूज करती हैं और इसे बाहर यूज नहीं किया जाता है, इसे प्रमोट नहीं किया जाता है। जो ये लैंग्वेज है प्राइमरीली यूज करी जाती है बच्चों के साथ जो कि लर्न करते हैं अपनी घरों में, although they use Bengali while they attend the school. So you can see कि जो local level पे language का usage है it is there, but higher level पे इसे promote नहीं किया गया है, बाहर लोग इसे बोलना prefer नहीं करते हैं। And still after being getting the status of endangered language, जब इसे preserve करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर language preservation efforts की बात करें तो जो researchers हैं और members of Toto community हैं, they are aware of the status of the language एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर लैंग्वेजेस पर्टिकुलरली जैसे नेपाली हुआ, बंगाली हुआ, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इन रीजन्स में, जिससे एक थ्रेट हो जाता है कि जो ये लैंग्वेज है टोटो लैंग्वेज उसको कैसे हम प्रिजर्व करेंगे क्योंकि लोग ज़्यादा बोलना प्रेफर कर रहे हैं बंगाली या नेपाली इन दीज एरियाज। सो एफर्ट्स आर बीइंग मेड सो दैट ये जो लैंग्वेज है इसे डॉक्यूमेंट किया जा सके, इस लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जा सके, एंड इंक्लूडिंग द लैंग्वेजेस सच एज हिमालयन लैंग्वेजेस प्रोजेक्ट्स, द वर्क on creating the first grammatical sketch of the Tutu language is on its way. This is the first effort कि ये जो grammatical sketch बोल सकते हैं या dictionary बोल सकते हैं जो बनाया जा रहा है, this is the first step towards the preservation of this language. Anthropological studies क्या कहते हैं, जो Anthropological Survey of India है ANSI, it has conducted a study on the language of Tutu tribe also, and इस tribe का जो population बहुत कम है but स्मॉल पॉपुलेशन होने के बावजूद भी एज कम्पेयर टू द स्मॉल पॉपुलेशन लैंग्वेज इज इवन मोर इंडेंजर्ड, दैट मीन्स उतना भी स्मॉल पॉपुलेशन इस लैंग्वेज को फॉलो नहीं करता है, उस स्मॉल पॉपुलेशन में भी बहुत कम लोग जो हैं इसे फॉलो कर रहे हैं। सो दिस अंडरस्कोर्स द अर्जेंसी ऑफ प्रिजर्विंग एंड रिवाइटलाइजिंग द लैंग्वेज। सो दिस इज सिग्नल, इट इज अ रेड फ्लैग कि बहुत कम लोग पहले ही पॉपुलेशन है जिसे बोलते हैं लेकिन उसमें भी कम्युनिटी में भी ये लैंग्वेज अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर रही है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे रिवाइव करवाना। Now let's talk about next news which is the project उद्भव। बेसिकली ये आर्मी का प्रोजेक्ट है ताकि कि वो इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट जो है जो कि एंशिएंट टेक्स्ट में है उन्हें रीडिस्कवर कर सके, एंड द इंडियन आर्मी हैज स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव व्हिच इज नेम्ड द प्रोजेक्ट उद्भव so that to rediscover the profound Indic heritage of statecraft and strategic thoughts which is derived from the ancient Indian text of
स्टेट क्राफ्ट, वॉर क्राफ्ट, डिप्लोमेसी एंड ग्रैंड स्ट्रैटेजी। ये 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए, थीम्स हैं जिनके ऊपर बेसिकली ये प्रोजेक्ट काम करेगा। एंड इट इज गोइंग टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे यूएसआई बोलते हैं, जो कि एक डिफेंस थिंक टैंक है। ओके ये जो प्रोजेक्ट है, इट इज गोइंग टू एक्सप्लोर इंडिया का रिच हिस्टोरिकल नैरेटिव्स इन द रिलैम्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड स्ट्रैटेजिक थॉट्स। ये इसके अलावा फोकस करेगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे, जिसमें आता है इंडिजिनियस मिलिट्री सिस्टम्स कैसे थे, हिस्टोरिकल टेक्स्ट कैसे थे, रीजनल टेक्स्ट कैसे थे, किंगडम्स कैसे थी, थीमेटिक स्टडीज पे, इंट्रिकेट कौटिल्य स्टडीज जो है, इन सब पे ये फोकस करने वाला है। सो बेसिकली दिस इज द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, या बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव, या बोल सकते हैं हम फोकस एरिया इस प्रोजेक्ट के क्या रहेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। In connection with this, USI will conduct a military heritage festival. ये कब होगा? October 21 and 22 को ये सेलिब्रेट किया जाएगा। And this will be to acquaint future thoughts leaders with dynamic, comprehensive national security, with special emphasis on India's strategic culture, military heritage, education, modernization of security forces, and Atmanirbhar Bharat. सो बेसिकली जो फंक्शन होगा, या हम बोल सकते हैं ये जो मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल होगा, ये इन चीज़ों पे फोकस करने वाला है, जिसमें मिलिट्री हेरिटेज भी है, एजुकेशन भी है, मॉडर्नाइजेशन भी है, आत्मनिर्भर भारत भी एक बोल सकते हैं एस्पेक्ट है। Now the initiative, it stands the testimony of Army's recognition of India's age-old wisdom in statecrafts, strategy as well as diplomacy and warfare. So the aim of the project, we can say, is not only limited to rediscovering these narratives, but also they are going to develop indigenous strategic vocabulary, जिससे क्या होगा, इंडिया की जितने भी मल्टीफेसेड फिलोसफिकल एंड कल्चरल टेपेस्ट्री है, उसको डीपली जो है उसे समझा जा सकेगा। और ओवरऑल अगर एम की बात करें तो इट इज गोइंग टू इंटीग्रेट बेसिकली जो पुराना विजडम है विद मॉडर्न मिलिट्री पेडागॉगी जो है, उन सबको ये इंटीग्रेट करेगा, इन एक नया एस्पेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि प्रोजेक्ट उद्भव जो है ये हाउ इट एम्प्लॉयज अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन मेथडोलॉजी एंड व्हाट इट इंक्लूड्स। सो बेसिकली अगर इस कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन मेथडोलॉजी की बात करें तो इट इज गोइंग टू इंक्लूड रिच हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, इट इज गोइंग टू फोकस ऑन इंडिजीनियस मिलिट्री सर्विसेज, हिस्टोरिकल टेक्स्ट को ये स्टडी करेगा, रीजनल टेक्स्ट एंड किंगडम्स को एग्जामिन करेगा, थीमेटिक स्टडीज पे फोकस करेगा, एंड कौटिल्य की जो स्ट्रैटेजिक कंट्रीब्यूशन है उसका इन डेप्थ एनालिसिस करेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस स्टडी के स्कॉलरी आउटकम्स क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ऐसा नहीं है कि अब शुरू हुआ है, बहुत सारा ऐसे जो वर्क्स है एसोसिएटेड विद दिस कि जिसमें एंशिएंट टेक्स्ट जो हैं उनको एक्सप्लोर किया जाता है, वो 2021 से चल रहे हैं। ओके अ बुक लिस्टिंग 75 aphorisms from ancient text has been released also, and अगर फर्स्ट स्कॉलरली आउटकम की बात करें तो वो 2022 में पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था पारंपरिक भारतीय दर्शन, रणनीति और नेत्रियता के शाश्वत नियम, दैट मीन्स ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसफी, इटर्नल रूल्स ऑफ वेलफेयर एंड लीडरशिप। सो दिस वाज रिलीज। सो दीज आर द आउटकम्स ऑफ दिस फाइंडिंग्स। सिग्निफिकेंस की बात करें या इंपॉर्टेंस की बात करें कि ये मिशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एम करता है कि कैसे रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा क्लासिकल टीचिंग्स को इनटू कंटेम्प्रेरी मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक डोमेन्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज गोइंग टू इक्विप ऑफिसर्स विद एंशिएंट विजडम्स फॉर एप्लीकेशन इन मॉडर्न सिनेरियोज। जो एंशिएंट विजडम थी या एंशिएंट टेक्निक्स थी या नॉलेज थी, उसे कैसे मॉडर्न सिनेरियोज में यूज करना है वो ऑफिसर्स को बताएगा, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And also it is going to promote a deeper understanding of international relation and foreign cultures जो हमारे पुराने टाइम से चलते आए हैं, so that modern times में उन relations को better तरीके से देखा जा सके and build किया जा सके. Now let's move on to the environment. Balsams in full bloom add to the visual treat in Mannar. So basically Mannar जो है वहाँ पे जो balsams होते हैं जिन्हें touch me not भी कहते हैं, they are also known as touch me not. ये इस समय बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं bloom करते हैं, या ये जो season है इन flowers का होता है. So it is going to serve as a visual feast to the tourist, and they are also called Kashithumba and Onavapu locally. So आपको ये दो नाम याद होने चाहिए। और बेसिकली ये इस तरह का दिखता है, एक बहुत छोटा सा पिंक फ्लावर होता है, एंड दे आर अ मेजर अट्रैक्शन इन देवीकुलम स्ट्रेच ऑफ कोची धानुषकोटी नेशनल हाईवे। सो दिस एरिया शुड बी रिमेंबर्ड, क्योंकि कई बार जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें जो प्लेसेस इन न्यूज़ होते हैं वो प्रीलिम्स में आ जाते हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नाउ वाई दे आर कॉल्ड टच मी नॉट, क्योंकि जो ये फ्लावर्स होते हैं दे बर्स्ट ऑफ मेच्योर सीड्स एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ द मेच्योर सीड एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड जैसे ही इन्हें छूते हैं तो ये मुरझा जाते हैं, दैट इज वाई टच मी नॉट बोलते हैं इन्हें।
और बॉटनिस्ट ने ये भी कहा है कि लार्ज स्केल फ्लावरिंग जो होती है इन फ्लावर्स की, इसका मतलब होता है माइक्रो क्लाइमेट जो है वो स्टिल एक्टिव है जिस एरिया में ये फ्लावर करते हैं। एंड एक्टिवली अभी डिस्कशन में है मुन्नार हिल स्टेशन, क्योंकि ये जो वो तो बहुत फ्रजाइल बोले जाते हैं क्लाइमेट चेंजेस से। अगर ये फ्लावर ब्लॉसम कर रहे हैं दैट मीन्स वहां पे माइक्रो क्लाइमेट अभी भी स्टिल एक्टिव है, ज्यादा हार्म नहीं हुआ है। अगर बात करें स्पीशीज की तो 220 स्पीशीज जो है इंडिया में आती हैं और उसमें से 135 जो है सदर्न वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। और इडुक्की जो है इट इज नोन फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ बाल्सम्स एंड विद साइंटिस्ट टर्मिंग द डिस्ट्रिक्ट एट बाल्सम पैराडाइज, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अनामुडी की बात करें तो वो हाईएस्ट माउंटेन है वेस्टर्न घाट्स में एंड इट सराउंड्स द हाईएस्ट रेंजेस एंड द सराउंडिंग हाईएस्ट रेंजेस जो हैं, अगर बात करें अनामुडी की तो वहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, हाई डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड बाल्सम्स पाई जाती हैं। न्यू स्पीशीज की अगर बात करें तो ये इन एरियाज में डिस्कवर किए जा रहे हैं एंड बाल्सम्स की अगर बात करें तो एंडेमिक है इन्हीं हाई रेंजेस में। एंड मोर देन 30 स्पीशीज ऐसे हैं जो पेरियार टाइगर रिजर्व में ही पाए जाते हैं। तो आपको ये देखिए इस न्यूज में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जैसे वेस्टर्न घाट्स हुए, अनामुडी हुई, इडुक्की हुआ, आपका पेरियार टाइगर रिजर्व हुआ, आपका अगर बात करें तो सदर्न वेस्टर्न घाट्स हुए। ये सारी जो जगहें हैं ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि आपको हमेशा से ही पूछ सकते हैं लोकेशन वाइज क्वेश्चंस जो होते हैं, मैप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बाल्सम और टच मी नॉट मोर। सो अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो बेसिकली जून टू दिसंबर होता है एंड ये जो फॉरेस्ट एरियाज के स्मॉल पॉकेट्स होते हैं वहां पे ये प्लांट जो है ग्रो करता है और वहीं पे आपको ये जो है हम ये बोल सकते हैं ब्लॉसम करता हुआ दिखेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो स्पेसिफिक हैबिटेट होते हैं वो ये कहाँ होते हैं, पर्टिकुलरली अबाउट बाल्सम्स की अगर हम बात करते हैं तो। नाउ बाल्सम के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है, लॉस ऑफ स्पेसिफिक हैबिटेट जो है ये फेस कर रहे हैं, इसीलिए ये रेयर, थ्रेटेन एंड कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट भी हो रहे हैं। एंड अगर बात करें तो ये प्रेफर करते हैं ह्यूमिड हैबिटेट्स एंड लाइफ साइकिल कंप्लीट तब करते हैं जब इनका रेनी सीजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं, मेजर इंडिकेटर होते हैं क्लाइमेट चेंज के। अगर जहां ये पाए जाते हैं वहां क्लाइमेट चेंज होता है इन दोज एरिया, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन द प्लांट पॉपुलेशन, या तो वो कम होगा या ज्यादा होगा, तो वो वहां से पता चलता है। एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि 46 बाल्सम स्पीशीज दे आर फाउंड इन मुन्नार लैंडस्केप, जो कि स्प्रेड करता है मन्नार टू चिनार एंड बाइसन वैली तक। एंड मुन्नार जो है मेजर हैबिटेट है इस प्लांट के लिए एंड 40 वाइल्ड स्पीशीज जो है मिलती भी है इरावुकुलम नेशनल पार्क में। Whereas 46 species of balsam की अगर बात करें, it has been discovered in the altitude of Mannar. No other place in the world has such diversity as it is found in your Mannar. So अगर features की बात करें तो it consists of both annual and perennial herbs. Balsams are succulent plants with high endemism, and because of their bright, beautiful flowers, these group of plants are prized horticulture significance also. डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो 230 स्पीशीज जो है इंडिया में पाई जाती हैं। मेजॉरिटी जो है ईस्टर्न हिमालयाज या वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। हमने इस न्यूज में वेस्टर्न घाट ज्यादा डिस्कस किया है क्योंकि मन्नार जो था वो न्यूज में था। ओके, अदर देन मन्नार या वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ईस्टर्न हिमालयाज में भी ये स्पीशीज पाए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज व्हिच इज क्लाइमेट चेंज हाइटन्स द ग्लोबल रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। बेसिकली लेटेस्ट रिपोर्ट है जो मार्च में रिलीज हुई थी आईपीसीसी की, जिन्होंने वार्निंग जो है दी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो बढ़ रहा है एंड बहुत क्लोज रिलेशनशिप है क्लाइमेट एंड डिजीज के बीच में, और हर साल ये डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। एंड जैसे कि इंस्टेंस के लिए एग्जांपल उन्होंने दिया था कि मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस के जो आउटब्रेक्स है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं और फॉलो नहीं करते हैं वो एक्सपेक्टेड पैटर्न, दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेड पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं और केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। एंड डेंगू मैनिफेस्ट इन 2 of the 3 peaks थ्रू आउट द ईयर, सो डेंगू इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। किन चीजों से ये अफेक्ट हो रहे हैं? देखिए, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, ये जब चीजें जो साइकिल्स हैं जो अफेक्ट होती हैं तो डिजीज ट्रांसमिशन साइकिल्स भी अफेक्ट होते हैं। इन्हीं की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड एनिमल रिजर्वर्स है जो कि होस्ट होते हैं पैरासाइट के लिए, उन पे इम्पैक्ट होता है। हीट एक और फैक्टर है, जब हीट बढ़ती है वो भी इंटरफेयर करती है विद जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ पैथोजेंस, जिससे जो है इन्फेक्टिविटी एंड वायरलेसेंस जो होता है वो चेंज होता है। इसीलिए ह्यूमंस के साथ इंटरैक्शन बढ़ने की वजह से जो आप बोल सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज है, जब ह्यूमन इन वेक्टर्स के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये डिजीजेस और ज्यादा फैलते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन हेल्थ।
देखिए जो सिवियर वेदर है उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है, फेटालिटीज हो सकती हैं, इंजरीज हो सकती हैं, एयर पोल्यूशन से एस्थमा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकते हैं। जब वेक्टर इकोलॉजी चेंज होती है तो मलेरिया, डेंगू, इंसेफेलाइटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आपको हो सकते हैं। चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल वायरस जो होता है वो हो सकता है। नाउ जब इंक्रीजिंग एलर्जेंस की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी एलर्जीज, अस्थमा, ये कॉज हो सकती है। वाटर क्वालिटी जब इम्पैक्ट होती है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज तो कॉलरा, हार्मफुल एल्गी ब्लूम, लेप्टोस्पाइरोसिस, ये सब आपको हो सकता है। वाटर एंड फूड सप्लाई जब इम्पैक्ट होती है तो मेल न्यूट्रिशन, डायरियल डिजीज, ये सब कॉज हो सकते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से फोर्स्ड माइग्रेशन, सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो सकती है। एंड एक्सट्रीम हीट की वजह से हीट रिलेटेड इलनेस भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर फेलियर्स भी हो सकता है। अगर हम इन सबको कैटेगराइज करना चाहे तो ये 4 कैटेगरी में आते हैं। जो सिवियर वेदर एंड एक्सट्रीम हीट है वो राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से होते हैं। एयर पोल्यूशन एंड चेंजेस इन वेक्टर इकोलॉजी की बात करें तो उसे हम मोर एक्सट्रीम वेदर से एसोसिएट कर सकते हैं। राइजिंग सी लेवल्स को हम इंक्रीजिंग एलर्जेंस एंड वाटर क्वालिटी इंपैक्ट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। एंड इंक्रीजिंग CO2 लेवल्स को हम वाटर एंड फूड सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं तो उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये जो 4 मेजर चेंजेस है जो हमने बात करी है उसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। Now let's talk about what is the climate change, how the climate change is associated with the India. So INCCA रिपोर्ट ने क्या फाइंडिंग्स है वो भी थोड़ा पढ़ते हैं। वार्मर सीजन्स फाइंड किया गया है, दैट मीन्स जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ रहा है एंड 2 डिग्री सेल्सियस तक प्रिडिक्ट किया गया है। 1 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है एक्सट्रीम रेंजेस में आता है अगर ये बढ़ता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन में इंक्रीज देखा गया है, लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन डेज देखे गए हैं, इंक्रीज इंटेंसिटी देखी गई है। ओके, जितने दिन बारिश होती है वो कम हुआ है ड्यूरेशन, लेकिन जब बारिश होती है बहुत इंटेंसिटी के साथ होती है। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। स्टॉर्म सर्जेस की जो रिस्क है बहुत बड़ा है। सी लेवल राइज की अगर बात करें तो 1.3 mm पर ईयर ऑन एन एवरेज बढ़ रहा है। फ्रेश वाटर सप्लाई की बात करें तो हाई वेरिएबिलिटी प्रिडिक्टेड है वाटर यील्ड्स में एंड 10 to 30% इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्लड्स एंड रिस्क ऑफ ड्रॉट्स जो है वो देखा गया है। सो यू कैन सी, जैसे हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम बोल सकते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीजेस बढ़ रहे हैं। तो ये सारे जो है ये सिनेरियोज हैं जो दिखाते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फॉरेस्ट एंड नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज होती दिखी है। फॉरेस्ट बॉर्डर्स जो हैं शिफ्ट होते दिखे हैं, स्पीशीज मिक्स होती दिखी हैं, दैट मीन्स इन्वेजिव स्पीशीज एक्सेट्रा। एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा है लाइवलीहुड एंड बायोडाइवर्सिटी पे। ह्यूमन हेल्थ की अगर बात करें तो हायर मॉर्बिडिटी ऑब्जर्व करी गई है, हायर मोर्टेलिटी ऑब्जर्व करी गई है। हीट स्ट्रेस इज वन रीजन, वेक्टर एंड वाटर बॉर्न डिजीज आर अनदर रीजंस। देन एक्सपेंडेड ट्रांसमिशन विंडोज फॉर मलेरिया ऑब्जर्व किया गया है, डेंगू ऑब्जर्व किया गया है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ओवरऑल रिड्यूस हुआ है। शार्प फॉल है लैंड प्रोडक्टिविटी में ऑफ 17%। फार्मर्स की अगर बात करें तो 70% जो है फॉल देखा गया है। जनरल डिक्रीज है प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स में, बल्कि कैश क्रॉप्स लाइक कोकोनट उनमें इंक्रीज है, लेकिन जनरली अगर देखें तो डिक्रीज देखा गया है प्रोडक्टिविटी में। जो पहले जो क्रॉप्स थी लोअर एंड मिड हिमालयन रीजन्स में, ये जो है अब हाई ऑल्टीट्यूड्स पे उगाई जाती हैं। सो आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से पैटर्न ऑफ sowing the crop in the regions वो चेंज हो रहा है। मरीन फिशरीज आर likely to be impacted as the area swapping shifts to higher latitudes. So again मरीन फिशरीज पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। Now let's talk about surveillance and reporting. देखिए जो डिजीज सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं उसका हमें कैसे इम्पैक्ट होगा। बेसिकली हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है कि जो स्ट्रैटेजीज बनाए गए हैं उन्हें हमें रिवाइज करने की जरूरत है ताकि डिटेक्ट करना आसान हो पाए, डील करना जो है आसान हो पाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो हैबिटेट लॉस होने की वजह से जो डिजीज कैरिंग एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन टेरिटरी में आते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, रिस्क जो है ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन का बढ़ जाता है, उससे पैथोजन ट्रांसफर्स होते हैं वाइल्ड लाइफ से ह्यूमन। तो हमें जो रिवीजन ऑफ स्ट्रेटजीज की जरूरत है कि कैसे हम इसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे डील करेंगे। ऑल्सो जो अगर 2022 में नेचर क्लाइमेट चेंज में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी अगर उसकी बात करें तो उसमें वार्न किया गया था कि जो ह्यूमंस हैं नाउ फेस अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फेक्शन एजेंट्स देन एवर बिफोर। सो हमें ये भी रिविजिट करने की जरूरत है, ये जो न्यू इन्फेक्शन अराइज हो रहे हैं इसके साथ हम कैसे टैकल करेंगे। एंड डिजीज जो है ऑफन फाइंड न्यू ट्रांसमिशन रूट्स इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल सोर्सेज हो, मेडिकल टूरिज्म हो, कंटामिनेटेड फूड हो, वाटर फ्रॉम वंस रिलायबल सोर्सेज हो।
सो ऐसे जो एरियाज हैं जिससे अब बोल सकते हैं जो ट्रांसमिशन रूट्स हैं डिजीजेस के वो भी चेंज हो रहे हैं, तो उन्हें भी ऐसी स्ट्रैटेजी होना कि उन्हें कैसे डिटेक्ट करेंगे, डील करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Now, over the past 2 decades, India has improved its reporting of outbreaks. Reporting बड़ी है, लेकिन how are we going to tackle it better? उस पे काम करने की still India को जरूरत है। Now, the Integrated Disease Surveillance Program, जिसे IDSP भी कहते हैं, ये भी आया था few states में 2007 में, एंड 553 आउटब्रेक्स 2008 में इन्होंने रिपोर्ट भी किए थे, एंड 2017 में 1714 रिपोर्ट किए गए थे। It was phased out in favor of a web-enabled near real-time electronic information system which was called IHIP. So IDSP जो है उसे फॉलो करना बंद किया गया था क्योंकि 2018 में IHIP आ गया था, एंड वो ज़्यादा बेटर फंक्शनिंग करता था क्योंकि इट एडेड 20 एडिशनल डिजीजेस कंडीशंस ऑल्सो, क्योंकि IDSP में 13 थे, उसके बाद 20 और ऐड हो गए थे। तो जो डेटा है वो बेटर होगा, जो रिपोर्टिंग होगी वो बेटर होगी, और ये जो प्रोग्राम था ये रियल टाइम ट्रैकिंग जो है वो देता था, तो इससे इमर्जिंग डिजीज आउटब्रेक्स जो हैं वो लगाए जा सकते थे या ट्रैक किए जा सकते थे। बट जो एक्सपेक्टेशन थी IHIP से वो उसने डिलीवर नहीं किया है, इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छा नहीं रहा है, एंड अगर करंट डिजाइन ऑफ सर्विलेंस की बात करें तो वो एडुकेट नहीं है इमर्जिंग डिजीजेस सिनेरियो के तहत। ओके, सो मिटिगेटिंग द स्प्रेड ऑफ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजीजेस रिक्वायर सेफ गार्डिंग इकोसिस्टम, कर्बिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्टिव पैथोजन सर्विलेंस। ये 3 चीजें करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम ये जो डिजीज सिनेरियो आज की डेट में है उसे टैकल कर पाएंगे। सो इसमें हमें और क्या करना होगा, तो यूनिफाइड अप्रोच की जरूरत है जिसे वन हेल्थ भी हम कह सकते हैं, जिसमें हम इंटीग्रेट करेंगे मॉनिटर करना ह्यूमन हेल्थ, एनिमल एंड प्लांट एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, एंड रिकॉग्नाइजेस दिस इंटरकनेक्टेडनेस। दैट मीन्स इसमें क्या इंटरकनेक्शन है उसे भी रिकॉग्नाइज करेगा, एंड ये जो अप्रोच होगी ये पिविटल होगी इन प्रिवेंटिंग आउटब्रेक, स्पेशली जो कि ओरिजिनेट होते हैं आपके एनिमल से। ओके, it is also going to encompass zoonotic diseases, neglected tropical diseases, vector-borne diseases, antimicrobial resistance and environmental contamination. So basically हमें अब क्या करने की जरूरत है, what should be done? So India must launch a one health and infectious disease control program, जिससे कि बेटर तरीके से सेंटर एंड स्टेट जो है कोऑर्डिनेट करके स्पेशलाइज एजेंसी के साथ काम करके ये डिजीज को कंट्रोल कर पाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करें, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, पब्लिक हेल्थ की बात करें, इन सब को दे नीड टू कन्वर्ज और एक रोबस्ट सर्विलेंस सिस्टम एस्टैब्लिश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मोर ओवर अगर बात करें तो दे विल नीड टू बिल्ड अ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस टू शेयर डेटा एंड डिवाइस लॉजिकल लाइन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क विद अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। जब तक डेटा शेयरिंग नहीं होगी, एक दूसरी एजेंसी के डेटा पे बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ऐसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। सो द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन टेकिंग दिस लीड, बट द न्यू वर्ल्ड बैंक and other large funding in place, this will need greater coordination and management. So basically implementation, coordination and management की बहुत ज्यादा जरूरत है इन सभी efforts के लिए। Now let's talk about the next news, which is promote wheat seeds that are heat tolerant. So union government ने states के साथ एक interaction किया है ताकि कि वो prepare रहे for upcoming rabi crop seasons against the backdrop of 5% decrease in the monsoon rainfall this year. So rainfall जो है monsoon season में 5% कम हुई है, तो rabi crop के लिए prepare होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सेंटर ने कहा है कि जो wheat crop है स्पेसिफिकली आप ऐसी जो varieties हैं यूज़ करें जो कि high heat tolerant रखती हैं। So center has asked the states to promote heat resilient and high yielding varieties of wheat among the farmers, and Union Agriculture Secretary ने ये कहा है कि खारिफ सीजन के ऊपर भी उन्होंने रिव्यू किया है, लेकिन अभी उसके ऊपर बात जो हुई है या रिव्यू जो हुआ है उसके रिजल्ट्स अभी पब्लिक नहीं किए हैं। जो सेंटर है वो टारगेट कर रहा है इंक्रीज इन द कवरेज एरिया अंडर द हीट टॉलरेंट व्हीट वेराइटीज टू 60% दिस सीजन। दैट मीन्स 60% ऑफ जो क्रॉप एरिया है उसमें हीट टॉलरेंट व्हीट वेराइटीज जो है प्लांट करने की बात सेंटर कर रहा है, टारगेट कर रहा है। 800 climate resistant varieties जो है they are available in the country and the state must place these seeds in the seed chain as part of the seed ruling plan. एंड एज अ स्ट्रैटेजी सेंटर ने ये रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी स्टेट्स हैं वो आइडेंटिफाई करें स्पेसिफिक एरियाज एंड मैप करें वेराइटीज जो वहां पे हम बो सकते हैं। ओके, दैट मीन्स सो कर सकते हैं। सेंटर ने इंफॉर्मेशन शेयर करी है ऑन रेनफॉल विद द स्टेट्स। ऐसा कहा गया है कि इफ द पैटर्न ऑफ द रेनफॉल एंड वेरिएशंस इन द टेम्परेचर ऐसे ही चेंज होते रहेंगे तो उससे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, तो हमें उस इम्पैक्ट के हिसाब से
हमें आगे काम करना होगा, तो हीट रेजिस्टेंट या हीट टॉलरेंट जो वेराइटीज होती है वो बहुत ज्यादा काम आएंगी। एंड ये भी कहा गया है कि डेफिसिट की अगर बात करें तो बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका, ये जो एरियाज है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये जो हीट टॉलरेंट व्हीट वेराइटीज होती हैं ये क्या होती हैं। देखिए, इंडिया ने अभी तक 800 क्लाइमेट रेजिस्टेंट व्हीट वेराइटीज जो हैं डेवलप की है। इसमें दो के एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। पहला है HD3385, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो है उन्होंने डेवलप किया था। एंड ये हाई टेम्परेचर स्ट्रेस टॉलरेंट जो है वेराइटी है। एंड स्पेशली एट द एंड ऑफ द क्रॉप साइकिल की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंट ये दिखाता है। एंड इट इज़ डिजाइन फॉर टर्मिनल हीट टॉलरेंस। ग्रोथ साइकिल की अगर बात करें तो 130 to 160 डेज होता है एंड ये नवंबर में बोया जाता है। यील्ड पोटेंशियल की बात करें तो 75 क्विंटल पर हेक्टेयर ये कैपेसिटी रखता है। Now the second one is Pusa Bakula, which is H1 1636. ये ICAR ने बनाया था and offers a yield potential of 72 quintals per hectare. So these are the two heat tolerant varieties जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. Now let's move on to the next news, which is Bihar's second tiger reserve. So Bihar as a state is all set to get the second tiger reserve, which is in Kaimur district by the end of the year, and we can say early 2024 तक हो जाएगा. अभी ये जो स्टेट बिहार है, इट इज होम टू वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। दैट मीन्स जो पहला टाइगर रिजर्व है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ है वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। एंड अगर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो दिस इज द एरिया। ओके, सो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको पता होना चाहिए। ये दोनों ही कैमूर और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये दोनों ही बिहार में है। सो ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो NTCA विच इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उससे अप्रूवल लेने की बातें जो है वो चल रही हैं ताकि ये जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया जा सके। एंड जुलाई में ही NTCA ने ये जो प्रपोजल है उसको बोल सकते हैं कि हमने अप्रूव कर दिया था, लेकिन डिपार्टमेंट हैज नाउ स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फाइनल प्रपोजल जो कि NTCA के पास जाएगा फॉर्मल अप्रूवल के लिए। एंड NTCA की जो रिपोर्ट है उसके तहत जो टाइगर पॉपुलेशन है VTR में अभी है आपकी 54 एज अगेंस्ट 31 विच वाज इन 2018, तो बड़ी है पॉपुलेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमूर डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली जहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जो है दो लैंडस्केप यहाँ पे पाए जाते हैं। हिल्स पाई जाती हैं जिसे कैमूर प्लेट्यू बोलते हैं, एंड प्लेन्स पाए जाते हैं ऑन द वेस्टर्न साइड। एंड अगर रिवर्स की बात करें तो करमानसा एंड दुर्गावती रिवर्स जो है दो एसोसिएटेड हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। यहाँ पे टाइगर्स, लेपर्ड्स, चिंकारास पाए जाते हैं अदर देन टाइगर्स अगर बात करें तो। एंड ऑफिशियल सर्वे की अगर बात करें तो जो फॉरेस्ट है कैमूर में बिगेस्ट है स्टेट में, एंड 1134 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला है, जिसमें से 986 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। एंड 34% की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट का 34% जो है वो ग्रीन कवर में आता है, हाईएस्ट ग्रीन कवर बोल सकते हैं इसको। एंड डिस्ट्रिक्ट जो है शेयर करता है बाउंड्रीज विद झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। दैट मीन कैमूर डिस्ट्रिक्ट इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, नॉट द इंटायर स्टेट बिहार। बिहार के बॉर्डर्स जो हैं इन स्टेट से ज्यादा स्टेट्स के साथ लगते हैं। ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट है जो तीन जो है स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 1995 तक की अगर बात करें, टाइगर्स जो थे कैमूर हिल्स में रेगुलरली देखे जाते थे, लेकिन 2017 तक एक गैप आया था, लेकिन उसके बाद दोबारा रीअपियरेंस हुई थी टाइगर्स की। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि अब अगर टाइगर्स दोबारा यहाँ पे दिखने लग गए हैं तो उसे टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया जाना चाहिए। Now the next news is about the angel tax rules जो गवर्नमेंट ने थोड़े से ईज आउट किए हैं। सो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 5 डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स फॉर शेयर्स एंड 10% टॉलरेंस फॉर डेविएशंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड शेयर वैल्यूएशंस। एंड ये जो नए रूल्स हैं ये रेजिडेंट इन्वेस्टर्स पे अप्लाई नहीं होते हैं। The new rules notified by the center, they are going to provide more flexibility to the merchant bankers for valuation of the company. ओके, अभी तक क्या होता था, जो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स होती थी इट विल बी बेस्ड ऑन NAV एंड डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड्स। बट जो न्यू पॉलिसी है उससे क्या होगा, इट इज एक्सपेक्टेड कि वो एड्रेस करेगा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो कि इन्वेस्टर्स फेस करते हैं, फर्म्स फेस करती हैं ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन रूल्स। ओके, सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल वी कैन से। Now the government ने ease out किए हैं some of the provisions of angel tax which was introduced in this year's budget also on investment into the startups by non-resident investors जो इंडिया के resident नहीं है at a premium over their fair market price. Okay,
सो इंट्रोड्यूस ये किया गया है, 5 डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स जो हैं वो शेयर किए गए हैं, जो कि ऑफर करते हैं 10% टॉलरेंस फॉर डेविएशंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड शेयर वैल्यूएशंस। एंड ये जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इशू की गई है। रूल 11 UA जो है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ये अमेंड किया गया है इस चेंजेस के लिए। एंड सम चेंजेस टू द ड्राफ्ट नॉर्म्स दे वर रिलीज्ड इन मे, जिससे कुछ रिलीफ जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को पहले ही आया था। नाउ द 5 ऑल्टरनेटिव वैल्यूएशन मेथड जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स which so far could only be valued based on NAV and discounted free cash flow method, should provide more flexibility to merchant bankers for valuation of the company, as I just told you. Now, the option to value equity share by any of these 5 methods is not available to resident investors. ये सिर्फ non-resident investors के लिए है। एंड डिलॉयट इंडिया के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स वो फेसिंग सेवियर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज in executing a simple transaction involving infusion of capital on account of lack of clarity on these rules. And अब ये जो rules आए हैं hopefully investment को push देंगे, investment बढ़ेगी। एंड ये जो अमेंडमेंट रूल्स हैं दे आर गोइंग टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी, जो एक पहले इशू रहा है बोथ इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर एज वेल एज इन्वेस्टी। एंड जो बेसिस है which an appropriate valuation method can be adopted, reducing the chances of any future litigation also. So this is very very important as we can see, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ease out करेगा इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। Then let's talk about RODTEP scheme, which is remission of duties and tax on exported products scheme. Exporters जो है higher support जो है स्कीम के तहत हम बोल सकते हैं मांग रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो गुड्स एक्सपोर्ट होता है डिक्लाइन हुआ है 7 मंथ में अभी तक, अगस्त तक का अगर हम डेटा बात करें। एंड गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड सपोर्ट टू आउटबाउंड शिपमेंट्स बाय स्ट्रेचिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ remission of duty taxes on export product scheme for the 9 more months till year June 2024. Now the extension comes even as the revenue department began a review for the export incentive scheme, which provided a mechanism to reimburse taxes, duties and levies at the central, state and local level that are incurred by exporter in the production distribution process and are not refunded under any other mechanism. सो बेसिकली क्या होता था, जो टैक्सेस ड्यूटीज दिए जाते थे वो रीइंबर्स हो जाते थे एक्सपोर्टर्स के, जो वो पे करते थे। लेकिन अभी इस स्कीम को रिव्यू करने की बात करी जा रही है। और फर्स्ट रिव्यू मीटिंग की अगर बात करें तो एक्सपोर्टर्स की जो बॉडीज हैं उन्होंने हायर रेमिशन रेट्स की बात करी है फॉर ऑल एक्सपोर्ट आइटम्स, ताकि कि मार्केट एक्सेस जो है, ओवरसीज मार्केट एक्सेस जो है उसे सिक्योर किया जा सके अलॉन्ग विद द बजट एलोकेशन फॉर द स्कीम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वाई दिस स्कीम इज इन न्यूज। लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है न्यूज़ बहुत छोटी होती है, लेकिन जो स्कीम न्यूज़ में होती है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपकी जो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एक बहुत ही क्रिटिकल टूल की तरह आया था इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। जनवरी 1 2021 में इसे लॉन्च किया गया था और इसने रिप्लेस किया था MEIS को, विच इज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। एंड ये जो चेंज था इट वॉज प्रॉम्प्टेड बाय द वर्ल्ड Trade Organization ruling that determined the MEIS scheme's violation of WTO regulations due to its provision of export subsidies for a broad spectrum of goods. Basically आपका MEIS जो था बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, या ब्रॉड स्पेक्ट्रम दैट मीन्स बहुत वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो सब्सिडीज देता था। जो WTO के रेगुलेशंस है कि आप इतने ज़्यादा सब्सिडीज नहीं दे सकते हो until and unless it is very very important, उसके अगेंस्ट था। दैट इज वाई इसे रिप्लेस करने के लिए ये स्कीम आया था आपका RODTEP स्कीम। ओके, नाउ द रिबेट अंडर द स्कीम इज अलाउड बेस्ड ऑन द अलाउड परसेंटेज ऑफ FOB। FOB क्या होता है? फ्राइट ऑन बोर्ड, वैल्यूएशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट या इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट, जिसे ई स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, या डिटेल्स ऑफ विच आर मेंटेन्ड इन अ डिजिटल लेजर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC जिसे बोलते हैं। और ये जो RODTEP है ये RODTEP कमेटी के अंदर ऑपरेट करता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत आता है। और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि इसे रिव्यू करना है, रिकमेंड करना है सीलिंग रेट्स क्या रहेंगे डिफरेंट एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए अंडर द स्कीम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम। अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बेसिकली टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू एक्सपोर्टर्स बाय remitting duties and taxes incurred during the production as well as distribution. Okay, so ये इसका main aim है and it covers taxes, duties, levies at the central level, state level and local levels which are not refunded through any other existing mechanism. वो सिर्फ इसी स्कीम के तहत जो है रिफंड किए जाते हैं।
फाइनेंशियल एलोकेशन की अगर बात करें तो 2023-24 की अगर बात करें तो 1570 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम में सपोर्ट के लिए दिया गया था। स्टेक होल्डर्स की अगर बात करें तो कमिटी रिसेंटली इनिशिएटेड इट्स एक्टिविटीज बाय एंगेजिंग विद योर ईपीसी विच इज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स। सो ये चीजें आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ द स्कीम। फीचर्स अगर बात करें RODTP स्कीम की तो रिफंड एम्बेडेड ड्यूटीज एंड टैक्सेस पार्ट है, WTO कंप्लेंट इसका पार्ट है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्कीम है, मल्टी सेक्टरल है, ऑटोमेटिक टैक्स असेसमेंट इस स्कीम का मेन फीचर्स है। अगर एफिलिएटेड मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएटेड है। टैक्स रिफंड रेंज 0.5 से लेके 4.3% तक होती है। एक्सक्लूडेड डिपार्टमेंट्स जो हैं, दैट मीन जो डिपार्टमेंट इसमें फॉल नहीं करते हैं वो है स्टील, ऑर्गेनिक, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। टारगेट की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो सेक्टर्स होते हैं जैसे मरीन सेक्टर्स हुए, एग्रीकल्चर हुए, लेदर हुए, जेम ज्वेलरी एंड इट्स प्राइम टारगेट्स। देन टोटल आउटले की अगर बात करें तो 12,454 करोड़ है। एंड टैक्स इंटेंडेड टू कंपनसेट टू एक्सपोर्ट इन दिस स्कीम्स आर जैसे वैट है, एक्साइज ड्यूटी है जो फ्यूल पे लगता है, जो सेल्फ इनकर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आता है, जो फ्यूल यूज किया जाता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे पावर प्लांट्स हुआ, डीजी सेट्स हुआ उसमें, द फ्यूल यूज इन रनिंग मशीनरी और प्लांट वो भी इसमें आता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मंडी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा इसमें आते हैं। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बेसिकली जो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस है उसे बढ़ाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो एक्सपोर्टर्स को पड़ती है वो कम होगी क्योंकि आपको रीइंबर्स हो जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस का अमाउंट। एंड ये जो है बूस्ट करेगा इंडिया में मेक इन इंडिया एंड बाय इट इज गोइंग टू मेक इंडियन एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट। इससे जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट अ सिंप्लीफाइड प्रोसेस, ऑटोमेटेड स्कीम जैसे कि हमने बात करी है तो सिंप्लीफाइड प्रोसेस होगा, एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिट्स अवेल करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, ईज ऑफ डूइंग को बढ़ाएगा एंड इट इज गोइंग टू मेक मोर अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया. It is also going to benefit a wide range of exporters and it is going to promote inclusive growth in India. So these are, we can say, are the benefits of this scheme. Now let's talk about the next section which is your governance section. So basically 9 नए वंदे भारत ट्रेन जो हैं टू लिंक रिलीजियस एंड टूरिस्ट साइट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च किए हैं एंड ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 9 वंदे भारत ट्रेन जो थे जो वेरियस रिलीजियस एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को अक्रॉस 11 स्टेट्स जो है कनेक्ट करने वाले हैं, लॉन्च किया गया था। और ये जो नए ट्रेन हैं ये थोड़े अपग्रेडेड ट्रेन हैं, इसमें थोड़े नए फीचर्स भी हैं। नाउ अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो जो नए ट्रेन के रूट्स होंगे वो आपको पता होने चाहिए। जो नए ट्रेन हैं वो रन करेंगे उदयपुर से जयपुर, जामनगर टू अहमदाबाद, पटना टू हावड़ा, रांची से हावड़ा, राउरकेला, भुवनेश्वर से पुरी, देन हैदराबाद बेंगलुरु, विजयवाड़ा से चेन्नई वाया रानीगुंटा, देन तिरुनेलवेली मदुरई टू चेन्नई, देन केसारा गोड तिरुवनंतपुरम। दीज आर द रूट्स ऑफ द न्यू ट्रेन्स व्हिच आर बीइंग लॉन्च्ड। अभी जो नए ट्रेन हैं उसमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं, जैसे कि हमें पता है वन ऑफ द एडवांस सेफ्टी फीचर्स इज कवच, ओके, एंड इट इज गोइंग टू बी अ की स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग मॉडर्न, स्पीडी एंड कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रैवल टू द पीपल जो कि बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रेन से ट्रैवल करना, एंड एक बहुत ही प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस जो है देने की सरकार ने प्रोवाइड किया है। टू बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट कम्युनिटी हो या टूरिस्ट हो या लोकल पीपल हो, उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की सरकार ने बात करी है। अगर नए ट्रेन के फीचर की बात करें तो पैसेंजर्स के जो पुरानी ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद जो फीडबैक्स आए हैं उसके बेसिस पे जो नए ट्रेन है उसमें फीचर्स इंप्रूव किए गए हैं। जैसे सीट रेक्लाइन एंगल जो है उसे चेंज किया गया है, कुशनिंग जो है उसे ऑप्टिमाइज किया गया है, कलर्स ऑफ सीट को थोड़ा चेंज किया गया है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ जो मोबाइल चार्जर्स है सीट्स के पास उन्हें इम्प्रूव किया गया है, फुट रेस्ट, मैगजीन बैग्स एक्सेट्रा इन सबको भी इम्प्रूव किया गया है। एंड जो न्यू ट्रेन्स है दे विल हैव इम्प्रूव्ड एयर टाइटनेस फॉर बेटर एयर कंडीशनिंग विद इंसुलेशन ओवर पैनल्स, बेटर roller blind fabrics also, with more tear strength, with less transparency and smooth touch control for luggage rack lights. And also the new trains have improved aerosol based fire detection and suppression systems too. Now let's talk about Vande Bharat trains. Basically ये indigenously designed and manufactured trains है जो semi high speed trains है, self propelled trains हैं ये, एंड हम बोल सकते हैं इंडियन रेलवेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेप रहा है। फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन जो थी वो ICF ने मैन्युफैक्चर करी थी
एंड ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाई गई थी। एंड ये इंडिया का पहला अटेम्प्ट है कि इंडिया की जो ट्रेन टेक्नोलॉजी है उसे बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं हाई एंड लेवल पे कन्वेंशनल सिस्टम से हट के हमने इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। जो ट्रेन की सेट कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉम्प्लेक्स है लेकिन फिर भी फास्टर है, ईजियर टू मेंटेन है, लेस एनर्जी कंज्यूम करती है, दैट मीन्स एनर्जी एफिशिएंट है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है ट्रेन ऑपरेशंस में। तो दिस ट्रेन इज मोर वी कैन से पुराने जितने हमारे रेलवे के ट्रेन ऑपरेट करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। फीचर्स की अगर बात करें, जो ट्रेन्स हैं वो ट्रेन 18 के पैटर्न पे बनाई गई हैं and during the development phase they operate without a locomotive and are based on the propulsion system जिसे हम कहते हैं distributed traction power technology, जो कि by which each car of the train set is powered and it can achieve a maximum speed of 160 kilometers per hour due to faster acceleration and deceleration. It reduces the journey time also by around 25% to 45%. And it also has an intelligent braking system with power regeneration for better energy efficiency, thereby making it cost, energy and environment efficient. So we can say these are the features of your Vande Bharat trains. Now let's talk about the ISRO test engine for Gaganyaan mission. So basically जो ISRO है उन्होंने successfully complete किया है CE-20 E-13 engine hot test which is for Gaganyaan qualification and 22-ton thrust qualification. Okay. सो ये जो इंजन है विच वॉज टेस्टेड बाय इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स, जिसे IPRC बोलते हैं, महेंद्रगिरी में ये हुआ था सितंबर 22 में। एंड ये जो CE-20 इंजन है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि पावर हाउस की तरह काम करता है क्रायोजेनिक अपर स्टेज में एंड रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोपेलिंग द अपर स्टेज ऑफ LMV-3 व्हीकल। एंड ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि इसकी कैपेसिटी जो है या कैपेबिलिटी जो है सक्सेसफुली ऑपरेट करने की एट द थ्रस्ट लेवल ऑफ 19 टन्स इन 6 सक्सेसिव LMV-3 मिशंस एंड 2 कमर्शियल OneWeb मिशंस। ओके। एंड जो एनहांस किया गया है पेलोड कैपेसिटी ऑफ LMV-3 व्हीकल, इसरो ने इसे अपग्रेड किया है इस इंजन को। एंड ये जो अपर क्रायोजेनिक स्टेज इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू C-32 स्टेज आल्सो विद इंक्रीज प्रोपेलेंट लोडिंग कैपेसिटी and the engine is being modified to operate at the higher thrust level। पहले 19 था, यहाँ 22 टन्स की बात करी गई है। ये जो टेस्ट है द टेस्ट व्हीकल D1 क्रू एस्केप सिस्टम मिशन जो है गगनयान के लिए, मिशन ऑफ गगनयान के लिए, ये जो है अब ये बोला जा रहा है कि ये नेक्स्ट जो है कंडक्ट होगा अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये जो गगनयान मिशन है ये क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट इज टू लॉन्च 3 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग अ वुमेन इनटू लो अर्थ ऑर्बिट एंड ब्रिंग देम बैक टू अर्थ सेफली। बेसिकली ये जो है एम करता है कि कैसे मैन्ड मिशन जो है वो हम कैसे ह्यूमंस को स्पेस में भेज सकते हैं और वापस कैसे उन्हें सक्सेसफुली ला सकते हैं, सेफली ला सकते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। एंड इट इज गोइंग टू डेवलप एंड टेस्ट द टेक्नोलॉजीज जो कि रिक्वायर करते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। लॉन्च व्हीकल की अगर बात करें तो ह्यूमन रेटेड LMV-3 जिसे HLMV-3 या GSLV Mark 3 डिराइव्ड है ये, वो यूज किया जाएगा। मॉड्यूल की अगर बात करें तो ऑर्बिटर मॉड्यूल है जिसमें कंसिस्ट है क्रू मॉड्यूल एंड उसके अलावा सर्विस मॉड्यूल है जो कि इट इज पावर्ड बाय 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। ट्रायल की अगर बात करें तो 3 ट्रायल फ्लाइट्स जो है अभी तक भेजी जानी है ऑर्बिट में और 2 जो है अनमैन्ड फ्लाइट्स होंगी, एक जो होगी मैन फ्लाइट होगी। देन लॉन्च साइट की अगर बात करें तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इज गोइंग टू बी दैट। मिशन की ड्यूरेशन की अगर बात करें तो इट इज गोइंग टू सर्कल द अर्थ एट अ लो अर्थ ऑर्बिट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 300 to 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ फॉर 5 to 7 डेज। कोलैबोरेशंस की अगर बात करें तो रशिया की जो रोस्कॉमस स्टेट कॉर्पोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज है वो इसका पार्ट है। फ्रांस की CNES विच इज नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज इज ऑल्सो पार्टनर इन द मिशन। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इंडिया 4th कंट्री बनेगी जिन्होंने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किया होगा, क्योंकि पहले 3 हैं US, रशिया एंड आपके चाइना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिपोर्ट एंड इंडेक्स सेक्शन। जैसे कि पहला जो है पार्लियामेंट्री पैनल ने आपकी NEP विच इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो है फाइंडिंग्स अपने दिए हैं। सो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन हायर एजुकेशन, ये जो रिपोर्ट है ये टेबल करी गई थी पार्लियामेंट में। एंड अगर की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट हैज लुक्ड एट द salient फीचर्स ऑफ NEP's implementation in the higher education sector and the progress made so far। दैट मीन्स हायर एजुकेशन में इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन रहा है, क्या प्रोग्रेस रहा है, ये रिपोर्ट ने देखा है। एंड जो पैनल है बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के, यूनियन मिनिस्ट्रीज, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स
और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के बाद ये रिपोर्ट जो है बनाया गया था, तो रिलायबल रिपोर्ट है। एंड इस रिपोर्ट में ये नोट किया गया है कि अराउंड 1043 यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो फंक्शन कर रहे हैं कंट्री में, लेकिन 70% आर अंडर द स्टेट एक्ट एंड 94% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन द स्टेट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, with just 6% of the students in your central higher education institution, which is stressing the importance of states in providing higher education, क्योंकि state institutions में ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्टेट के लिए हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज डिस्कस्ड इन द रिपोर्ट। द 31 मेंबर पैनल हैज ट्राइड टू डिस्कस मेनी इश्यूज। आउट ऑफ देम द इंपॉर्टेंट वंस आर कि रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन कैसे होगा, लिमिटेड एक्सेस टू हायर एजुकेशन इन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस एरिया कैसा है, लैक ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट टीच इन लोकल लैंग्वेजेस, लिमिटेड नंबर ऑफ फैकल्टीज, lack of institutional autonomy, lesser emphasis on research, ineffective regulatory system and low standard of undergraduate education. These are the 7 factors जो कि इस रिपोर्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किए गए हैं। और पैनल ने ये कहा है कि बाय 2030 हर डिस्ट्रिक्ट जो कंट्री का है शुड हैव एटलीस्ट 1 मल्टीडिसिप्लिनरी HEI एंड ग्रॉस इनरोलमेंट रेशन जो है हायर एजुकेशन में उसे बढ़ाने की जरूरत है, भले ही वोकेशनल एजुकेशन हो या कोई और हायर एजुकेशन हो। और इसे हमें 26.3% ये 2018 में था रेशो, लेकिन 2035 तक हमें इसे एटलीस्ट 50% करना होगा। सो वी हैव टू इंक्रीज दिस रेशो। नाउ व्हाट आर द रिकमेंडेशंस मेड इन द रिपोर्ट? सो पहला अगर हम बात करें तो जो पैनल है उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ एक्शंस लेने के लिए रिकमेंड किया है, जैसे कि earmarking suitable funds for the education of socially and economically disadvantaged groups, setting clear targets for higher gross enrollment ratio for the same group, enhancing gender balance in admissions to HEERS, then providing more financial assistance and scholarship to the same group, that is your socially and economically disadvantaged groups in both public as well as private HEERS, that is your higher education institutions. Then making admissions process and curriculum more inclusive, increasing employability potential for higher education programs and for the developing more degree courses taught in the regional languages bilingually and bilingually. Then specific infrastructural step लेने चाहिए, जैसे कि physically challenged जो students हैं उनके लिए better opportunities दिए जा सकें, strict enforcement होना चाहिए of all नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड एंटी हरासमेंट रूल जो कि ऑलरेडी कंट्री में अवेलेबल है। फंडिंग की अगर बात करें तो कम्युनिटी ने सजेस्ट किया है कि इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट जो हायर एजुकेशन का उसे बढ़ाना है, तो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी जो है जो फंड करती है HEIS को, उनकी इफेक्टिवनेस और इम्पैक्ट जो है अच्छा होना चाहिए। HEFA को ये भी बोला गया है कि जो इसकी फंडिंग सोर्सेज है उसे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है एंड बियॉन्ड गवर्नमेंट एलोकेशन हमें जाना होगा। जो और पार्टनर्स हो सकते हैं जैसे प्राइवेट प्लेयर्स हो सकते हैं, फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस हो सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इट हैज ऑल्सो रिकमेंडेड रिव्यूइंग एंड एडजस्टिंग द इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स जो कि HEFA प्रोवाइड करता है ताकि उसे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एंड अफोर्डेबल बनाया जा सके। नाउ व्हाट इज दिस मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट प्रोग्राम? व्हाट अबाउट दिस? So panel ने ये कहा है कि Indian institutions were likely to face several issues in implementing your MEME system. So panel ने ये कहा है कि जब MEME system जो है उसमें देखा जाएगा कि flexible system है या नहीं, जो ऑपरेट करते हैं by Western educational institutes effectively MEME को, तो इट माइट नॉट वर्क इन आवर कंट्री। तो वो सिनेरियो जो है उसे एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इंस्टीट्यूशंस जो है MEME अलाउ करते हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंस्टीट्यूशन टू प्रेडिक्ट हाउ द स्टूडेंट वुड एग्जिट, हाउ मेनी वुड जॉइन मिडवे। सो सिंस इंस्टीट्यूशन वुड नो द इन एंड आउट ट्रैफिक, इट विल सर्टनली डिस्टर्ब द पीपल टीचर रेशियो ऑल्सो, क्योंकि अगर हम एग्जिट अलाउ करते हैं तो कितने लोग बीच में छोड़ के जाएंगे और कितने मिडवे ज्वाइन करेंगे वो भी पता होना चाहिए। Now let's come to the next news, which is the report on global digital IDs. So basically ये जो global digital IDs पे रिपोर्ट आई है, आधार की लिमिटेशंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा है और रिस्क्स जो है उस पर फोकस किया गया है। ये जो रिपोर्ट है इट वाज टाइटल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स। ये जो है लास्ट सैटरडे जो है बोल सकते हैं रिलीज किया गया था और कुछ जो फैक्टर्स हैं उसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। स्पेसिफिकली इंडिया का जो एम्बिशियस डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम्स है फॉर रेजिडेंट्स, जिसे आधार सिस्टम हम बोलते हैं, उसके जो लिमिटेशंस या रिस्क एसोसिएटेड हैं उसे इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। एंड क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम जो है विद बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स ओवर 1 बिलियन रेजिडेंट्स, आधार जो है
उससे एसोसिएटेड है, वो स्टैंड आउट भी करता है। लेकिन ब्रॉडर लेवल पे ये कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट आई है वहां से रेड फ्लैग रेज किया गया है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम सच एज आधार वेयर अ सिंगल एंटिटी कंट्रोल्स द आइडेंटिफाइड क्रेडेंशियल्स, वो एक ब्रॉडर लेवल पे प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। क्योंकि आधार सिस्टम की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मनरेगा या अदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की अगर बात करें, या बहुत सारी जगह जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हुए, स्कूल एडमिशन हुए एक्सेट्रा में ये बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट। Now, the vigorous pursuit of the Aadhaar after some initial hesitation under the present government has manifested in the 12-digit number, which is your Aadhaar number. It has become mandatory for almost all the welfare benefits की बात करें to the weaker section, या एक्टिविटीज की बात करें जैसे बैंक अकाउंट खोलना हुआ, प्रोविडेंट फंड अकाउंट हुआ, टेलीफोन कनेक्शंस अगर लेनी हो, रेमिटिंग टैक्सेस की अगर बात करें तो सब जगह जो है आपको आधार चाहिए होता है। सो बेसिकली अगर आधार की बात करें तो इसने अनेबल किया है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स टू मिलियन ऑफ पीपल इन इंडिया जो कि वेलफेयर स्कीम्स के साथ इन्वॉल्व है। एंड इसकी वजह से बहुत सारे जो मिडिल मैन है वो हटाए गए हैं, जो फ्रॉड्स होने के केसेस होते थे वो बहुत ज़्यादा कम भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पे ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं जैसे लैक ऑफ एन आधार और लेबरर्स एंड सीनियर सिटीजन स्ट्रगलिंग टू कंफर्म देयर फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिना स्कैन्स टू प्रोवाइड दे एग्जिस्ट। दैट मीन्स इसके साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे एसोसिएटेड है। बहुत सारे ऐसा तबका है लोगों का जो अभी भी स्ट्रगल करते हैं टू शो देयर आइडेंटिटी दैट दे एग्जिस्ट, बी इट फिंगरप्रिंट एसोसिएटेड, क्योंकि बायोमेट्रिक्स एसोसिएटेड होते हैं आधार के साथ, तो ये प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। एक ऑडिट भी किया गया था UIDAI के द्वारा बाय कैग ऑल्सो, जो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था। उन्होंने भी ये बोला था कि बहुत सारे प्राइवेसी एंड डेटा कॉम्प्रोमाइज होने के जो चांसेस हैं वो देखे गए हैं। दैट मीन्स सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो देखे गए हैं, फ्लॉज देखे गए हैं एनरोलमेंट प्रोसेस में, जिससे डुप्लीकेशन एंड फॉल्टी बायोमेट्रिक्स जो है वो भी ऑब्जर्व किया गया है। और इंडिया ने पुश किया है फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि वन बिल्ड अराउंड द edifice of Aadhaar as a means of service delivery in G20 nations and beyond. And it has also appointed a part-time chief to UIDAI last month after the 4 years, and the government must seek an honest review of an course correction in the Aadhaar program before expanding its linkages further. That means आधार को कहीं और लिंक करने से पहले, दैट मीन्स आधार को कहीं और मैंडेटरी करने से पहले, चाहे वो इलेक्टोरल रोल्स हों, आपके प्राइवेट एंटिटीज हों या मनरेगा पेमेंट्स एक्सेट्रा हो, उससे पहले इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसे रिव्यू कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Now let's talk about the next news, which was the study which was conducted to compare the STs and non-STs on the 81 हेल्थ मेजर्स। बेसिकली जो स्टडी थी उसमें 129 हेल्थ इंडिकेटर्स जो है कंपेयर किए गए थे, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो परफॉर्मेंस है वो कंपेयर किया गया था। एंड रिसेंटली ये पब्लिश हुई थी द लेंसेट रीजनल हेल्थ साउथ एशिया में, एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑन हेल्थ, न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन ट्रेंड ऑफ एसटीज फ्रॉम 2016 से 21 दिया गया था। ऑल्सो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2016 से 21 के बीच में हुआ था, उससे भी बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें जो है ऑब्जर्व करी थी। एंड देयर इज अ नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ एंड वेलफेयर मेट्रिक्स ऑफ एसटीज, एंड देयर इज अ परसिस्टेंट डिस्पैरिटीज बिटवीन द मेट्रिक्स ऑफ एसटी एंड नॉन एसटी पॉपुलेशन। दैट मीन्स ये देखा गया है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी हेल्थ एंड वेलफेयर मैट्रिक्स जो है बेटर हुई है, लेकिन अभी भी जो नॉन शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है उनमें बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। एंड कंसिस्टेंसी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पॉलिसी एफर्ट्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और अर्जेंट डिमांड बोल सकते हैं, अर्जेंट नीड बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट पॉलिसी एफर्ट्स की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रिक्वायर्ड है। अगर हम डेटा की बात करें तो 2021 के सेंसस की अगर बात करें तो 104 मिलियन शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं अक्रॉस 705 रिकॉग्नाइज्ड एथनिक ग्रुप्स जो हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से रिकॉर्ड किए गए थे। एंड टारगेटेड पॉलिसीज की अगर बात करें तो भी 8.6% जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसमें एसटी आते हैं, जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करते हैं। तो ये पॉपुलेशन ऐसी है जो ये चैलेंजेस फेस करती है। ये जो स्टडी है एक ओवरव्यू देती है जो परफॉर्मेंसेस हैं एसटी एंड नॉन एसटीज की बेस्ड ऑन 129 पैरामीटर्स व्हिच वाज इन योर 2021 दिस स्टडी वाज कंडक्टेड। एंड इसने हाईलाइट किया था कि जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है बिटवीन 2016 से 21 तक, उस पर जो प्रोग्रेस मेड करी गई है या डिक्लाइन जिन एरियाज में हुआ है उसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। 2021 में नॉन एसटी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो आउट परफॉर्म किया था उन्होंने एसटी पॉपुलेशन को इन 81 आउट ऑफ द 129 इंडिकेटर्स।
एंड शेड्यूल ट्राइब्स ने कंटिन्यू किया था टू फेस चैलेंजेस, दैट मीन्स इट शोड कि शेड्यूल ट्राइब्स आर स्टिल फेसिंग चैलेंजेस, पर्टिकुलरली अगर बात करें तो वुमेन स्टेटस की, पब्लिक हेल्थ की, जैसे चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन हुआ, अनीमिया हो, इनसफिशिएंट वैक्सीनेशन हुआ, डिस्पैरिटीज हुई फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स में, ये सब वो फेस करते हैं। 48 इंडिकेटर्स ऐसे थे जहां एसटीज ने सरपास किया था नॉन एसटीज को, जिसमें आपका जेंडर बैलेंस आता है, जेंडर बैलेंस एट बर्थ आता है, यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स आता है, कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एडहेरेंस टू रिकमेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा आता है। तो यू कैन सी 48 इंडिकेटर्स ऐसे थे जहां एसटीज ने बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन 81 इंडिकेटर ऐसे थे जहां नॉन एसटी पॉपुलेशन ने आउट परफॉर्म किया था। एसटीज का अगर बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स ने ये भी दिखाया था कि रिड्यूस्ड ऑकरेंस ऑफ डायबिटीज या हाइपरटेंशन है इन लोगों में एज कंपेयर टू नॉन एसटीज। सो रिसर्च ने बेसिकली 129 इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो उन्हें 21 थीम्स में जो है डिवाइड किया गया है, ताकि ये कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस जो एसटी और नॉन एसटीज की है 2021 में वो हम देख सकें। तो ये जो 21 थीम्स हैं वो है आपका पॉपुलेशन प्रोफाइल, लिटरेसी रेट अमंग अडल्ट्स, मैरिज एंड फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी रेट्स, then family planning methods, unmet family planning needs, quality of family planning, maternal and child health, delivery care, child vaccination, disease treatment, children nutritional status, adult nutritional status, anemia, adult blood sugar level, adult hypertension, adult cancer screening, adult HIV AIDS awareness, women empowerment, gender based violence. These are the 21 themes जिन पे इन्होंने फोकस किया है। नाउ ये जो सारे चार्ट्स जो हैं वो ये दिखाते हैं कि जो एसटीज हैं उन्होंने आउट परफॉर्म किया है नॉन एसटीज को, और वाइस वर्सा, किन किन सिनेरियोज में आउट परफॉर्म किया है और किन में नहीं। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक चार्ट से समझा देती हूँ, ये जो हर इंडिकेटर की जो हमने बात करी है, अगर रेड डॉट की बात करें तो उसका मतलब है येस इन द चार्ट आर इंडिकेटर्स वेयर एसटी ने, दैट इज शेड्यूल ट्राइब्स ने आउट परफॉर्म किया है नॉन एसटीज को, एंड जो ब्लू है दैट मीन्स नो, दैट मीन्स जहां पे नॉन एसटीज जो है उन्होंने आउट परफॉर्म किया है आपके शेड्यूल ट्राइब्स को। सो अगर हम पॉपुलेशन प्रोफाइल की बात करते हैं तो यूज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल की अगर बात करते हैं तो यहाँ नॉन एसटीज ने बेटर परफॉर्म किया है, एंड डेथ रजिस्टर की बात करें तो अगेन नॉन एसटीज ने बेटर परफॉर्म किया है। सेक्स रेशियो की अगर बात करते हैं तो यहाँ आपका येस है, दैट मीन एसटीज ने बेटर परफॉर्म किया है। सो दिस इज अबाउट दैट। नाउ इन इंडिकेटर्स के अलावा जो है फोकस किया गया था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि एडल्ट्स में होते हैं, जिसमें जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो डिसएडवांटेज पे रहे हैं इन ऑलमोस्ट ऑल द कैटेगरीज ऑफ एनसीडीज। एंड स्टडी में ये भी कहा गया है कि एरियाज वेयर दे फेस ग्रेटर वल्नरेबिलिटी नीड डेडिकेटेड पॉलिसी एफर्ट्स, ताकि कि इन प्रॉब्लम्स को फेस किया जा सके, इन प्रॉब्लम को बेटर डील किया जा सके विद द बेटर डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट विद अ गुड पॉलिसी एफर्ट। एंड मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो जो बच्चे हैं 5 इयर्स की कम एज के शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में बहुत ज्यादा उनका मोर्टेलिटी रेट हाई पाया गया था, एंड विथ 50 आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन नॉट रीचिंग देयर 5th बर्थडे, दैट मीन्स आउट ऑफ 1000 एवरी अराउंड 50 जो चिल्ड्रन हैं वो 5 साल से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, दे डू नॉट सर्वाइव टिल दैट एज। चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन की अगर बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। मोर देन 40% जो एसटी चिल्ड्रन होते हैं अंडर द एज ऑफ 5 दे आर स्टंटेड, एंड सिमिलर परसेंटेज ओवरवेट की केस में भी ऑब्जर्व करी गई है। जो स्टडी है ये भी हाईलाइट करती है कि जो न्यू चैलेंजेस एसटी फेस करते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हुआ, वो मेन में ज्यादा है। वुमेन की अगर बात करें तो जो 15 से 49 एज की जो विमेन होती हैं उनमें पहले 7.5% पाया जाता था, लेकिन अब उनमें भी इंक्रीज देखा गया है, इट हैज रीच्ड 8.9% रिस्पेक्टिवली। नाउ अगर इफ यू टॉक अबाउट बिटवीन 2016 एंड 2021 जो एसटी पॉपुलेशन है उन्होंने इंप्रूवमेंट रजिस्टर किया है इन 83 ऑफ द सिलेक्टेड 129 इंडिकेटर्स, लेकिन ड्यूरिंग दीज ईयर्स जो एसटी पॉपुलेशन है उन्होंने एक्सपीरियंस किया है मेजर इंप्रूवमेंट्स इन एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज ऑल्सो। एंड अगर बर्थ्स की बात करें तो मोर बर्थ्स वर बीइंग अटेंडेड बाय स्किल्ड हेल्थ पर्सनल्स, एंड फुल वैक्सीनेशन कवरेज वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड अमंग द चिल्ड्रन जो कि 22 से 23 मंथ्स की एज के होते हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स की अगर बात करें तो वो भी इंक्रीज हुआ है, पहले 76% था, अभी 88% है। एंड लेकिन इस पूरी स्टडी से हमें ये पता चलता है कि देयर इज अ नीड ऑफ अ गुड पॉलिसी जो कि इन प्रॉब्लम्स पे फोकस करे, ताकि ये जो पॉपुलेशन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, हेल्थ एसोसिएटेड, न्यूट्रिशन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, उन्हें बेटर तरीके से डील किया जा सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। सो बेसिकली एक स्टडी आया है
एंड इस स्टडी ने हाईलाइट किया है कि क्या चैलेंजेस जो है इंडिया फेस करता है. And the study says that challenges facing India's aging population are the feminization and ruralization of older population, and the policies must be framed accordingly. Data ये भी दिखाता है कि women on an average have a higher life expectancy at the age of 60 and 80 when compared with your men. Now let's talk about the key highlights of this report. So with the decadal growth की अगर हम बात करें तो जो decadal growth rate है elderly population का इंडिया का estimate है उसका around 41% and its share of the total population projected to double over 20% by 2050 also. And the United Nation Population Fund की अगर बात करें और इंडिया की बात करें जो UNFPA इंडिया है, इन इट्स 2023 इंडिया एजिंग रिपोर्ट वहाँ कहा गया है कि by 2046 it is likely that the elderly population will have surpassed the population of children. That means इंडिया में जो लोग हैं जिनकी एज अप टू 15 ईयर्स है उन्हें चिल्ड्रन कंसिडर किया जाता है, उनसे ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी एल्डरली की. ओके, सो मोर देन 40% ऑफ द elderly in the India are the poorest wealthy quintile, with about 18.7% of them living without an income. So इंडिया में ये भी सिनेरियो है कि जो ओल्डरली पीपल होते हैं उनके पास कोई इनकम नहीं है, पुअरेस्ट सिनेरियो में वो रहते हैं. एंड ये जो लेवल्स ऑफ पॉवर्टी हैं उनसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन एंड सैनिटेशन जो है ओल्ड एज प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं. हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं जी पाते हैं. ये जो रिपोर्ट है इट हैज़ ऑल्सो प्रोजेक्टेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ पीपल aged 80 and above will grow at a rate of around 279% between 2022 and 2050. That means बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे ये बढ़ेंगे. एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ विडोड एंड हाईली डिपेंडेंट वेरी ओल्ड वुमेन जो है वो भी बढ़ने वाला है. Now the data also showed that the women on an average have a not larger but higher life expectancy at the age of 60 and 80. जब उन्हें हम मेन से कंपेयर करते हैं तो उनका हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑब्जर्व किया गया है अक्रॉस वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. फॉर इंस्टांस अगर हिमाचल एंड केरला की बात करें तो women which are say 60 have a expectancy of around 23 and 22 years and which is 4 years more than that of the men at the age of 60 in these states as compared to with the national average differential of only 1 year and a half the report has highlighted. Now let's talk about this higher life expectancy. जैसे कि मैंने बताया कि women में ज़्यादा ऑब्जर्व करी गई है. So let's talk about the sex ratio. That is the number of females per 1,000 males among the elderly has been climbing steadily since 1991, while the ratio in the general population has been stagnating. That means general population में जो ratio जो है वो बहुत ज़्यादा stagnant रहा है, लेकिन जो sex ratio है वो improve हो रहा है when we compare it to 1991. 2011 से 2021 की बात करें तो जो रेशियो है इंक्रीज हुआ है इंडिया में एज अ होल. लेकिन रीजन्स की अगर बात करें तो बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी नहीं बढ़ा है. यूनियन टेरिटरीज इन वेस्टर्न इंडिया कुछ ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं. नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट एरिया की बात करें तो सेक्स रेशियो ऑफ द एल्डरली जो है वो बढ़ा है, बट इट हैज रिमेन बिलो 1000 इन बोथ द ईयर्स, इंडिकेटिंग दैट मेन स्टिल आउटनंबर वुमेन इन these regions even at the 60 plus years age. So this is not true for other regions, this is true for some regions. Okay, now let's talk about कि क्या basically reasons हो सकते हैं. इंडिया में सबसे बड़ा reason जो है वो poverty है, क्योंकि जो poverty है वो inherently gendered है in old age. When older women are more likely to be widowed, they live alone, they have no income and with fewer assets of their own, fully dependent on their family for support. सो दिस पॉइंट्स आउट कि मेजर चैलेंज जो इंडिया में होता है एजिंग पॉपुलेशन का वो फेमिनाइजेशन है, रूरलाइजेशन है ऑफ दीज ओल्डर पॉपुलेशन, एंड पॉलिसीज डिजाइन होनी चाहिए ताकि कि इनकी नीड्स को एड्रेस किया जा सके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज यूएनएफपीए, व्हिच इज यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड. बेसिकली एक सब्सिडरी ऑर्गन है यूएन जनरल असेंबली का एंड इट वर्क्स एज अ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी. यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की अगर बात करें तो इट एस्टैब्लिशेस इट्स मैंडेट, जिसे इसको सॉकपी कहते हैं. ये जो 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था एज अ ट्रस्ट फंड एंड इट स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन 1969. In 1987, it was officially renamed as United Nations Population Fund, but in original abbreviation UNFPA for United Nations Fund for Population Activities were retained. So abbreviation वही रहा था, लेकिन इसे रीनेम किया गया था 1987 में. ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ये वर्क करता है ताकि ये टैकल कर पाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट
goals on health, which is Sustainable Development Goal 3, education, that is SDG 4, and gender equality, that is SDG 5. फंड की अगर बात करें, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय यूएन बजट. इंस्टेड ये जो है इंटायरली सपोर्ट किया जाता है बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ डोनर गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर फाउंडेशंस और इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो फंड भेजते हैं या बोल सकते हैं वॉलंटरीली फंड देते हैं यूएनएफपीओ को, उससे ये रन करता है अपने सारे प्रोग्राम्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीकली अपडेट एंड आई होप आपको सारे जो न्यूज़ है बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. जितने सिनेरियोज हमने डिस्कस करे, जितने न्यूज़ हमने डिस्कस करे प्रीलिम्स एंड मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको समझ आए होंगे. कौन से जो पॉइंट्स है आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं वो आपको बहुत क्लैरिटी से समझ आए होंगे. आई होप सो. So this is it for this weekly update video. Thank you.